यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। उसके बाह्य प्रांगण के बुजुर्ग कियान के साथ काफी अच्छे संबंध हैं। हम बुजुर्ग कियान से अनुरोध कर सकते हैं कि वे एक बार कोशिश करें। इसी बीच नभजीत ने अचानक कहा, हम बस इतना ही कर सकते हैं। जयराज ने धीमी आवाज में आह भरी। ठीक इसी समय शैलाधर हॉल में दाखिल हुई और उसने जयराज को देखते हुए कहा, मैं आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने के लिए किसी की सिफारिश करना चाहती हूँ। जयराज थोड़ा हैरान थे और बोले, शैलाधर, क्या हमारे तलवार संप्रदाय में अभी भी कोई और युवा प्रतिभा मौजूद है? शैलाधर ने सिर हिलाया। आरव। वहां मौजूद हर कोई यह सुनकर दंग रह गया और फिर नभजीत सदमे से उबरते हुए बोले, शैलाधर, क्या आरव तलवार संप्रदाय में फिर से शामिल होने को तैयार है? शैलाधर ने फिर सिर हिलाया और कहा, नहीं, वह बस इस साल की आरोहण रैंकिंग्स के दौरान तलवार संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने को तैयार है। यह सुनकर नभजीत और जयराज थोड़े निराश हुए और फिर जयराज कड़वाहट से हंसे और बोले, शैलाधर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आरव अभी मृत्युलोक में ही है ना? भले ही वह पहला दिव्य स्तर प्राप्त कर चुका हो और उसने तलवार इंटेंट समझ लिया हो, लेकिन अगर वह अपनी वर्तमान शक्ति के साथ आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेता है तो उसके पास रैंकिंग में चढ़ने का बिल्कुल भी मौका नहीं है। तुम्हें इस बारे में स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। मैंने व्यक्तिगत रूप से उसकी शक्ति का परीक्षण किया है और यह एक राजा स्तर के विशेषज्ञ का सामना करने के लिए पर्याप्त है, शैलाधर ने कहा। इसके अलावा उसका तलवार इंटेंट अब दूसरे स्तर पर पहुंच गया है। आसपास मौजूद सभी लोग सदमे में थे। जयराज ने गंभीरता से कहा, शैलाधर, क्या उसने वास्तव में तलवार इंटेंट का दूसरा स्तर प्राप्त कर लिया है? शैलाधर ने सिर हिलाया। उन्हें सिर हिलाते देख यहाँ मौजूद सभी लोग पहले उत्साहित हुए, इससे पहले कि उन्हें कुछ याद आया हो, और उनके चेहरों पर उत्साह कड़वाहट में बदल गया। उनमें से जयराज का चेहरा सबसे कड़वा था, क्योंकि उनके एक ही फैसले ने न केवल तलवार दल में ऐसी प्रतिभा को तलवार संप्रदाय का शिष्य बनने से रोका था, बल्कि उस प्रतिभा के मन में तलवार संप्रदाय के प्रति दुर्भावना भी थी। इसके अलावा तलवार संप्रदाय ने इस मामले के कारण पुष्प महल को भी नाराज कर दिया था। तो तलवार संप्रदाय ने वास्तव में कुछ भी हासिल नहीं किया था, फिर भी दुगना नुकसान सहा था। आसपास चुप्पी छा गई। इस समय उन सभी का ध्यान आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने वाले उम्मीदवारों पर चर्चा करने का नहीं था, और वे इसके बजाय आरव को तलवार संप्रदाय में कैसे वापस लाया जाए, इस बारे में सोच रहे थे। क्योंकि आरव ने तलवार इंटेंट को समझा था और यह स्पष्ट रूप से उसकी प्राकृतिक प्रतिभा को दर्शाता था। अब उसने बहुत कम समय में तलवार इंटेंट का दूसरा स्तर प्राप्त कर लिया था और यह दर्शाता था कि तलवार दल में आरव की प्राकृतिक प्रतिभा उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। अगर तलवार संप्रदाय ने उसे विकसित करने के लिए पूरे संप्रदाय की क्षमता का उपयोग किया तो भविष्य में उसकी उपलब्धियां निश्चित रूप से तलवार संप्रदाय के संरक्षक मदांध साधु से कम नहीं होंगी। कुछ देर की चुप्पी के बाद जयराज ने कहा, यह मेरा फैसला था। अब ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में शस्त्राधिकार बुजुर्ग का पद संभालना जारी रखने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। अब से शस्त्राधिकार बुजुर्ग का पद नभजीत संभालेंगे और जैसे ही संप्रदाय स्वामी एकांत साधना से बाहर निकलेंगे, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके सामने अपनी गलतियां स्वीकार करूंगा। अगर आरव ने सिर्फ तलवार इंटेंट को समझा होता तो भले ही जयराज को अपने फैसले पर पछतावा होता, वह खुद को दंडित नहीं करते, क्योंकि जबकि अन्य लोग थोड़ा नाराज महसूस कर सकते थे, वे उन्हें दोष भी नहीं देते, क्योंकि उन्होंने यह सब तलवार संप्रदाय के लिए किया था। लेकिन अब उनके पास खुद को दंडित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आसपास के सभी लोग
जिसमें नभजीत भी शामिल थे, चुप रहे। चुप्पी मौन सहमति के बराबर थी। हाँ, उन सभी ने जयराज के फैसले को मौन रूप से स्वीकार कर लिया था। भले ही जयराज ने उस समय ऐसा फैसला क्यों लिया हो, यह एक तथ्य था कि उन्होंने तलवार इंटेंट को समझने वाले उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को निष्कासित कर दिया था। इस गलती की जिम्मेदारी किसी को लेनी थी और जयराज स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति बन गए थे। शैलाधर ने धीमी आह भरी। उन्होंने उन्हें आरव की पूरी शक्ति के बारे में नहीं बताया था, और अगर वह ऐसा करती तो जयराज शायद और भी अधिक पछतावा महसूस करते। वास्तव में यह सिर्फ यहाँ के लोग ही नहीं थे जो ऐसी घटना पर पछतावा महसूस करते। अगर ऐसा उनके साथ हुआ होता तो आदित्य विद्यालय और दोनों महल भी निश्चित रूप से पछतावा महसूस करते। आखिरकार यह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने तलवार इंटेंट को समझा था, और ऐसा व्यक्ति किसी भी संप्रदाय का एक स्तंभ होता है। उसे संप्रदाय से निष्कासित करना संप्रदाय की रीढ़ को काट देने के बराबर था। शैलाधर, तुमने उस दिन आरव और उसकी छोटी बहन को बचाया था। तुम्हारे विचार से क्या उसे हमारे तलवार संप्रदाय में शामिल करना संभव है? नभजीत ने पूछा। शैलाधर ने सिर हिलाया और कहा, आरव अत्यंत स्वाभिमानी है। चूंकि हमारे तलवार संप्रदाय ने उसके साथ उस तरह का व्यवहार किया, तो उसे तलवार संप्रदाय में शामिल करना बिल्कुल असंभव है। हालांकि मैं इसे पूरा करने के लिए अभी भी कड़ी मेहनत करूंगी। वह अपने रिश्तों को बहुत महत्व देता है, इसलिए अगर हमारा तलवार संप्रदाय उसे प्रभावित करने में सक्षम है तो हमारे पास अभी भी एक बहुत अच्छा मौका है। उसे प्रभावित करें? नभजीत ने कहा। शैलाधर, हमें इसके बारे में विस्तार से बताओ। शैलाधर ने उन सभी पर एक नजर डाली इससे पहले कि वह बोली, मुझे लगता है कि आप सभी पहले से ही आरव और पुष्प महल के बीच की दुश्मनी से अवगत हैं। आरव की मां अभी तक पुष्प महल में पीड़ित हो रही हैं। अगर हमारा तलवार संप्रदाय उसे अपनी मां को छुड़ाने में मदद करता है तो मुझे लगता है कि तलवार संप्रदाय के प्रति उसकी निश्चित रूप से अच्छी धारणा होगी। उसके चरित्र के साथ उसे एक बार फिर से संप्रदाय में शामिल करना संभव होना चाहिए। इसी बीच जयराज ने माथे पर बल डाला और कहा, शैलाधर, तुम्हें पुष्प महल के भीतर उस नियम के बारे में पता होना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आरव की मां सिर्फ एक साधारण शिष्य थी। पुष्प महल की महल स्वामिनी को भी उस नियम को तोड़ने से हल्के परिणाम नहीं भुगतने पड़ते। उस नियम को पुष्प महल की नींव कहा जा सकता है। अगर हमारा तलवार संप्रदाय आरव की मां को छुड़ाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो हम वास्तव में पुष्प महल को पूरी तरह से नाराज कर देंगे। दर्द के बिना कोई लाभ नहीं होता। आप सभी आरव और पुष्प महल के बीच खुद ही चुन सकते हैं, शैलाधर ने उदासीनता से कहा। आसपास कई लोग हिचकिचाने लगे, क्योंकि आरव के संप्रदाय के लिए पुष्प महल को पूरी तरह से नाराज करना कोई छोटी बात नहीं थी। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए, खासकर तलवार संप्रदाय की वर्तमान स्थिति के साथ। यहां तक कि मामूली सी गलती भी तलवार संप्रदाय को विनाश के खतरे में डाल सकती है। क्या कोई और रास्ता नहीं है? नभजीत ने पूछा। आरव के लिए पुष्प महल को नाराज करना वास्तव में कोई छोटी बात नहीं थी, और वे खुद से फैसला करने की हिम्मत नहीं करते थे क्योंकि इसके बड़े निहितार्थ थे। शैलाधर ने उन पर एक नजर डाली और कहा, ज्येष्ठ भाइयों, बस तलवार संप्रदाय की वर्तमान स्थिति के बारे में सोचें। हमारे तलवार संप्रदाय में उत्तराधिकारियों की कमी है। भले ही हमारे तलवार संप्रदाय का कोई व्यक्ति इस बार आरोहण रैंकिंग्स पर चढ़ जाए तो क्या आदित्य विद्यालय और दोनों महल का उल्लेख न करें, हमारा तलवार संप्रदाय अन्य दो संप्रदायों की शक्तियों से भी तुलना नहीं कर सकता।
सबसे महत्वपूर्ण बात, भले ही हमारा तलवार संप्रदाय अभी भी 6 महान शक्तियों में से है, इसे 6 महान शक्तियों में सबसे नीचे माना जाता है। हमारे तलवार संप्रदाय के आसपास के उन कुछ शहरों के अलावा क्या हमारे तलवार संप्रदाय का पूरे दक्षिणी क्षेत्र में कोई और प्रभाव है? इसके अलावा अन्य संप्रदायों के शिष्य हमारे तलवार संप्रदाय के बारे में क्या सोचते हैं? अतीत में केवल आदित्य विद्यालय और सम्राट अकादमी के शिष्य ही हमारे तलवार संप्रदाय के शिष्यों को नीचा देखते थे, लेकिन अब यह सिर्फ वे ही नहीं हैं। यहाँ तक कि दोनों महल और अन्य 2 संप्रदाय भी हमारे तलवार संप्रदाय को नीचा देखते हैं। अतीत में जो वंश हमारे तलवार संप्रदाय के अधीनस्थ थे, वे अपने वंश के प्रतिभाशाली लोगों को हमारे तलवार संप्रदाय में भेजते थे। लेकिन क्या वे अब भी ऐसा करते हैं? अगर आप सभी ध्यान से जांच करें तो आप देखेंगे कि वे वंश अपने वंश के प्रतिभाशाली लोगों को हमारे तलवार संप्रदाय के आंतरिक प्रांगण के शिष्य बनने के बजाय आदित्य विद्यालय और दोनों महल के बाह्य प्रांगण के शिष्य बनने के लिए भेजना पसंद करते हैं। तलवार के एक ही वार से सभी तकनीकों को नष्ट करना, ये प्रशंसा के शब्द थे जो दक्षिणी क्षेत्र तलवार संप्रदाय को दिया करता था, लेकिन अब यह प्रशंसा उपहास का एक रूप बन गई है। यह सब एक ही बार में कहने के बाद शैलाधर ने बहुत गहरी सांस ली। उसी समय उसके दिल से गहरे दुहक और लाचारी का एक अंश उमड़ आया। तलवार संप्रदाय कभी शानदार रहा था और इसके शिष्य अतीत में प्रसिद्ध थे। यहाँ तक कि आदित्य विद्यालय को भी तलवार संप्रदाय की तलवार के किनारे से बचना पड़ता था। फिर भी अब आसपास का माहौल शांत हो गया, जबकि उन सभी के चेहरे जल रहे थे। ऐसा नहीं था कि वे इन समस्याओं से अनजान थे, लेकिन उन्होंने लगातार इससे बचने का विकल्प चुना था और उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए पहल नहीं की थी। फिर भी अब इसे शैलाधर द्वारा एक निर्विवाद तरीके से सामने लाया गया था, इसलिए जो कपड़ा इसे ढके हुए था वह चला गया था। शर्मिंदगी में अपने चेहरे को गर्म महसूस करने के अलावा उन्होंने और भी अधिक लाचारी महसूस की। हमारे तलवार संप्रदाय को अब प्रतिष्ठा हासिल करने की आवश्यकता है। इसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमारे तलवार संप्रदाय की प्रतिष्ठा को पूरे दक्षिणी क्षेत्र में फैलाए, ताकि सभी को पता चले कि हमारे तलवार संप्रदाय का पतन नहीं हुआ है और हमारा तलवार संप्रदाय अभी भी तलवार के एक ही वार से सभी तकनीकों को नष्ट कर सकता है। क्या आप सभी को लगता है कि संप्रदाय की युवा पीढ़ी में कोई भी शिष्य ऐसा करने में सक्षम है? मोहिनी बहुत जबरदस्त है और उसकी प्राकृतिक प्रतिभा बहुत राक्षसी है, लेकिन क्या वह अन्य संप्रदायों की प्रतिभाओं को रोक सकती है? दूसरी ओर भले ही आरव अब सक्षम न हो, उसमें सबसे बड़ी क्षमता है क्योंकि उसने तलवार इंटेंट को समझा है। आप सभी को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि तलवार इंटेंट को समझने वाला एक शिष्य क्या दर्शाता है, शैलाधर ने आगे कहा। थोड़ी देर बाद जयराज ने कहा, शैलाधर, तुमने जो कुछ भी कहा वह वास्तव में मायने रखता है, लेकिन यह कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम फैसला कर सकें। आखिरकार अगर हम वास्तव में पुष्प महल के दुश्मन बन जाते हैं और वह भूत संप्रदाय के साथ हाथ मिला लेता है, तो हमारा तलवार संप्रदाय वास्तव में खतरे में होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा तलवार संप्रदाय इस समय किसी भी तूफान का सामना नहीं कर सकता है। नभजीत ने एक तरफ से कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरव वास्तव में ऐसी शक्ति रखता है। अगर वह अभी भी हमारे तलवार संप्रदाय का शिष्य होता तो मैं सहमत होता, भले ही हमें पुष्प महल को नाराज करना पड़ता। लेकिन अब वह हमारे तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं है। इसके अलावा अगर हमारा तलवार संप्रदाय आरव की मां को छुड़ाने के लिए कदम उठाता है तो यह बहुत संभावना है कि हमारे तलवार संप्रदाय और पुष्प महल के बीच युद्ध छिड़ जाए।
अगर हम पुष्प महल के साथ युद्ध में उतरते हैं तो भूत संप्रदाय निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगा। उस समय हमारे तलवार संप्रदाय को दोनों तरफ से घेर लिया जाएगा और मैं वास्तव में ऐसी स्थिति को देखने के लिए अनिच्छुक हूं। अन्य लोगों ने भी धीरे धीरे सिर हिलाया। भले ही उन सभी को उम्मीद थी कि आरव तलवार संप्रदाय में शामिल होगा, लेकिन आरव के लिए पूरे तलवार संप्रदाय को पुष्प महल को नाराज करना और यहाँ तक कि पुष्प महल के साथ युद्ध में जाना निस्संदेह इसके लायक नहीं था। दोनों संप्रदायों के बीच युद्ध के परिणाम ऐसे नहीं थे जिन्हें तलवार संप्रदाय सहन कर सकता था। शैलाधर ने उन सभी पर एक नजर डाली और फिर वह बिना कुछ कहे मुड़ी और चली गईं। उसने उनमें से किसी को भी दोष नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थीं कि वे तलवार संप्रदाय के हितों के बारे में सोच रहे थे और पूरे तलवार संप्रदाय के साथ जुआ खेलने के लिए अनिच्छुक थे। हालांकि अगर तलवार संप्रदाय इसी तरह जारी रहा तो क्या वास्तव में उसके पास कोई उम्मीद थी? तलवार संप्रदाय के बुजुर्गों की यह चर्चा संप्रदाय के भविष्य को लेकर उनकी चिंता और निराशा को दर्शाती है। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। 5 दिन बाद शीत समीर खाई। घने जंगल के बीच करिश्मा द्वारा आरव को दिया गया तलवार संदूक उसके सामने तैर रहा था और एक निश्चित क्षण में उसके अंदर से अचानक 36 तलवारें आसमान में निकल गईं। 36 तलवारें हवा में 36 प्रकाश किरणें खींचती हुई ऊपर उठीं। आकाश में तलवारों ने पिछले समय की तरह पृथ्वी भाल तलवार संरचना नहीं बनाई, बल्कि वे एक रेखा बनाने के लिए एक साथ जुड़ गईं। उसके बाद वे एक जलप्रपात ड्रैगन की तरह हवा में नृत्य करने लगीं। एक और छोटे क्षण के बाद 36 तलवारें अचानक एक विशाल तलवार बनाने के लिए एकजुट हो गईं और यह जंगल की ओर सीधे नीचे उतरते हुए आकाश में चमक उठी। बूम! जहां विशाल तलवार उतरी वहां अनगिनत पेड़ उड़ गए। उसी समय विशाल तलवार एक ऐसी चट्टान की तरह थी जिसे उड़ा दिया गया था और अनगिनत तलवारें हिंसक रूप से चारों ओर निकल पड़ी। बूम! चारों ओर चकाचौंध भरी रोशनी उठी, जिसके बाद लगातार जोर से धमाके हुए। विशाल तलवार को केंद्र बनाकर इस क्षेत्र के सभी पेड़ एक साथ गिर गए, जिससे चारों ओर एक भयानक मंजर फैल गया। हालांकि यह इसका अंत नहीं था। 36 तलवारें एक बार फिर आकाश में उड़ गईं और फिर उन्होंने एक वृत्त बनाया जो तेज गति से घूम रहा था। क्योंकि वे बहुत तेजी से घूम रही थीं, तलवारें अब दिखाई नहीं दे रही थीं और कोई केवल हवा में घूमती हुई तलवारों की अत्यधिक शानदार चमक देख सकता था। एक निश्चित क्षण में 36 तलवारें अचानक चारों ओर घूम गईं और फिर वे तेजी से और सीधे नीचे जंगल के उस हिस्से की ओर उड़ गईं जो पहले से ही अस्तव्यस्त था। बूम! जंगल से अचानक हवा की एक भयानक लहर निकली। जहां जहां से यह गुजरी सभी पौधे और पेड़ उखड़ गए, जबकि जमीन पर तलवार के अत्यंत स्ट्रीकिंग निशान दिखाई दिए। अपने दिल में एक आज्ञा के साथ 36 तलवारें बिजली के बोल्ट की तरह सीधे उसकी ओर उड़ गईं और फिर वे अचानक रुक गईं और उससे 3 मीटर दूर पहुंचने पर उसके चारों ओर धीरे धीरे घूमने लगीं। उसके सामने तलवारों को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जब उसने दूसरे दिन लड़ाई की थी तो उसने लड़ाई में कई तलवारें खो दी थीं। सौभाग्य से उसने जो तलवारें खोई थीं वे सभी वे थीं जिन्होंने गूढ़ स्तर प्राप्त नहीं किया था। भले ही ऐसा था, वह अभी भी उन खोई हुई तलवारों को बदलने में असमर्थ था। हालांकि कल ही वह सुधाकर शान के खजाने में गया था, फिर भी उसने जो तंत्र बनाने वाली सामग्री की तलाश में गया था, अचानक देखा कि खजाना सभी प्रकार के खजानों से भरा हुआ था। हालांकि कोई भी विशेष रूप से अच्छा नहीं था क्योंकि वे सभी करिश्मा द्वारा लूटे जा चुके थे। सुधाकर शान की मंजूरी मिलने के बाद
आरव के तलवार संदूक के भीतर की सभी तलवारों को गूढ़ स्तर की तलवारों में बदल दिया गया था और इससे उसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक दुर्जेय हो गई थी। आरव को लगा कि अगर उसने अपनी तलवार इंटेंट का उपयोग इन तलवारों को बढ़ावा देने के लिए किया तो एक राजा स्तर का विशेषज्ञ भी उनके हमलों को रोक नहीं पाएगा। इसके अलावा आरव ने देखा कि जबकि तलवार संदूक में केवल एक ही प्रकार का हमला था, वह वास्तव में अपनी तलवार नियंत्रण तकनीक के साथ तलवारों को नियंत्रित करते हुए अनगिनत प्रकार के हमलों का उपयोग कर सकता था। अगर यह कहा जाता कि यह तलवार संदूक अतीत में कठोर और सीमित था क्योंकि यह केवल पृथ्वी भाल तलवार संरचना के अनुसार हमला कर सकता था, तो यह कहा जा सकता है कि यह अब उसके हाथों में जीवन में आ गया था। क्योंकि तलवार नियंत्रण तकनीक के साथ तलवार संदूक पृथ्वी भाल तलवार संरचना के दायरे से बाहर निकल गया था और अब केवल 36 तलवारों तक सीमित नहीं था। अचानक आरव पलट गया क्योंकि एक महिला उसके पीछे एक अज्ञात समय से खड़ी थी। महिला ने एक तंग लाल पोशाक पहनी थी, एक अत्यंत खूबसूरत उपस्थिति थी और एक सुडौल और उत्कृष्ट आकृति थी जो बेहद आकर्षक थी। वह कोई और नहीं बल्कि मोहिनी थी जिससे आरव एक बार पहले मिल चुका था। मोहिनी की आंखें आरव के चारों ओर घूमती हुई 36 तलवारों को देखकर अछूती हैरानी और उत्साह का निशान लिए हुए थीं। आरव के चेहरे पर गंभीर भाव था क्योंकि उसने अपने सामने खड़ी महिला को देखा, क्योंकि उसने वास्तव में यह नहीं देखा था कि यह महिला उसके पीछे कब आई थी और उसे लगा कि यह थोड़ा बहुत भयावह था। तार्किक रूप से अगर कोई आ रहा होता तो छोटा साथी उसे पहले ही क्षण में सूचित कर देता, फिर भी छोटे साथी ने उसे सूचित क्यों नहीं किया? क्या यह संभव है कि छोटा साथी भी इस महिला को नोटिस नहीं कर सकता? आरव ने छोटे साथी से इस बारे में पूछने के इरादे से अपने शरीर में देखा। हालांकि जब उसने छोटे साथी को देखा तो वह हंसे या रोए, समझ नहीं पाया। इसके अलावा उसे अब पता चला कि छोटे साथी ने उसे क्यों सूचित नहीं किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि छोटा साथी गूढ़ ऊर्जा के पूल के भीतर खर्राटे ले रहा था। भले ही ऐसा था, आरव अभी भी अपने सामने खड़ी महिला से थोड़ा भयभीत था। किसी और चीज का उल्लेख न करें, बस उसकी अपनी क्षमता से उसके पीछे आने की क्षमता, इससे पहले कि वह उसे नोटिस करे, उसके लिए उसे गंभीरता से लेने के लिए पर्याप्त था। वह कौन सी तलवार तकनीक है? मोहिनी ने सबसे पहले बात की। तुम यहाँ कब आई? आरव ने एक सवाल के साथ जवाब दिया। जब तुमने उस तलवार तकनीक प्रयोग करना शुरू किया। आरव ने थोड़ा भौहें चढ़ाई क्योंकि उसने तलवार नियंत्रण तकनीक इस्तेमाल करने की पूरी प्रक्रिया देखी थी। जब उसने यहाँ तक सोचा तो आरव अपने दिल में थोड़ा नाखुश था। उसी समय उसने फैसला किया कि वह भविष्य में साधना शुरू करने से पहले छोटे साथी को जागृत रखना सुनिश्चित करेगा। वर्षों से मैं तलवार संप्रदाय में रही हूँ, मैंने कभी भी वह तकनीक नहीं देखी है जिसे तुमने अभी इस्तेमाल किया है। तुम वास्तव में एक ही समय में इतनी सारी तलवारों को नियंत्रित करने और उन्हें सभी प्रकार के हमले बनाने में सक्षम थे। इसके अलावा इन हमलों की शक्ति इतनी दुर्जेय थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह कौन सी तकनीक है? मोहिनी ने अत्यंत ईमानदारी से पूछा। आरव थोड़ी देर हिचकिचाया, इससे पहले कि उसने कहा, तलवार नियंत्रण तकनीक। उसने पूरी प्रक्रिया देखी थी, इसलिए उसे लगा कि उसके नाम को उससे छिपाना जरूरी नहीं है। मोहिनी की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने कहा, क्या यह मेरे तलवार संप्रदाय की तकनीक है? अगर ऐसा है तो मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? आरव ने सिर हिलाया और कहा, यह मेरी अपनी तकनीक है। यह तलवार संप्रदाय से संबंधित नहीं है। यह कैसे संभव हो सकता है? मोहिनी थोड़ी हैरान थी। जहां तक उसकी बात थी, ऐसी बेहद परिष्कृत तलवार तकनीक का तलवार संप्रदाय से संबंधित न होना असंभव था।
आखिरकार अगर यह तलवार के मामले में होता तो आदित्य विद्यालय भी तलवार संप्रदाय से मुकाबला नहीं कर सकता था। क्या मेरे पास तुम्हें धोखा देने का कोई कारण है? आरव ने उदासीनता से बात की। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मोहिनी ने कहा, मुझे तुम्हारी इस तकनीक में बहुत रुचि है। ओह, आरव ने कहा इससे पहले कि उसने जारी रखा। मुझे बहुत सारी चीजों में बहुत रुचि है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे मेरी हैं। मैं इसे अन्य तलवार तकनीकों के साथ बदल सकती हूँ, मोहिनी ने एक प्रस्ताव दिया। उदाहरण के लिए वह गुप्त तकनीक जिसका मैंने अपनी आभा को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया था। मैंने देखा कि तुम इससे बहुत हैरान थे। आरव ने सिर हिलाया और कहा, मैं वास्तव में हैरान था, लेकिन मुझे कोई बदलाव करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई मुझे मना नहीं करता। मोहिनी की अभिव्यक्ति धीरे धीरे बर्फीली हो गई। आरव ने उसे देखा और कहा, अगर तुम मुझ पर हमला करती हो तो मैं गारंटी देता हूं कि तलवार संप्रदाय आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने वाले अपने उम्मीदवारों में से एक को खो देगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो तो तुम इसे आजमा सकती हो। मोहिनी मुस्कुराई और उसकी मुस्कान थोड़ी आकर्षक थी क्योंकि उसने कहा, आंतरिक प्रांगण के शिष्यों ने कहा कि तुम बहुत अभिमानी और अत्यंत गर्वित हो। मैं इसे आज अनुभव कर सकती हूँ। लेकिन क्या तुम वास्तव में मुझे मारने की अपनी क्षमता में आत्मविश्वासी हो? भले ही तुमने पहले जो तलवार तकनीक निष्पादित की थी वह बहुत भयावह थी इस हद तक कि यह एक राजा स्तर के विशेषज्ञ को मार सकती है, लेकिन मैं तुम्हें ईमानदारी से बताती हूँ, अगर तुम उसी पर निर्भर हो तो यह पर्याप्त होने से बहुत दूर है। अपने दिल में एक आज्ञा के साथ उसके चारों ओर घूमती हुई तलवारें तलवार संदूक में वापस आ गईं और फिर उसने तलवार संदूक को अपने आत्मिक केंद्र में रख दिया। उसके बाद उसने कहा, यहाँ लगभग कोई नहीं आता है, इसलिए मैं मानता हूँ कि तुम मुझे ढूंढने आई हो। मुझे बताओ, तुम मुझे ढूंढने क्यों आई? उसका उसके साथ इस तरह की अर्थहीन बातों पर बहस करने का कोई इरादा नहीं था। तुम आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने जा रहे हो? मोहिनी ने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। मैं मूल रूप से नहीं समझ पाई थी कि तलवार संप्रदाय ने पहला दिव्य स्तर के दूसरे रैंक के किसी व्यक्ति को आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने की अनुमति क्यों दी, लेकिन मैं अब समझती हूँ। तुम्हारी उस तलवार तकनीक के साथ आंतरिक प्रांगण के वे सभी साथी तुमसे हीन हैं, मोहिनी ने कहा। तुम मुझे सिर्फ यह देखने के लिए ढूंढने आई थी कि क्या मेरे पास आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने की योग्यता है। आरव ने मोहिनी को देखते हुए बात की। वह मुस्कुराई और कहा, हाँ, लेकिन अब नहीं। मृत्यु अंधकार खाई पर एक राजा स्तर डार्क बिस्ट है और हम में से कुछ शिष्य जो आरोहण रैंकिंग्स में भाग ले रहे हैं उस राजा स्तर डार्क बिस्ट का शिकार करने और उसे मारने का इरादा रखते हैं। सबसे पहले हम संप्रदाय से योगदान अंक प्राप्त कर सकते हैं और दूसरी बात, हम खुद को तैयार कर सकते हैं। क्या तुम हमारे साथ जुड़ने में रुचि रखते हो? एक राजा स्तर डार्क बिस्ट से लड़ने में सक्षम होना एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है। तुम उस धरती भालू राजा को मारने का इरादा रखती हो? आरव हैरान था। मोहिनी ने सिर हिलाया और कहा, क्या बात है? क्या तलवार संप्रदाय के उच्च अधिकारियों को इसके बारे में पता है? आरव ने भौहें चढ़ाते हुए यह सवाल पूछा। मोहिनी ने सिर हिलाया और कहा, यह आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने वाले कुछ शिष्यों के बीच निजी तौर पर तय किया गया था और हमने बुजुर्गों को सूचित नहीं किया। आरव का चेहरा गहरा हो गया क्योंकि उसने कहा, यह किसने प्रस्तावित किया? ईशान, मोहिनी ने कहा, क्या गलत है? क्या कोई समस्या है? नहीं, मेरे पास करने के लिए अन्य काम हैं, इसलिए मैं भाग नहीं लूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आरव पलट गया और खाई के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। हालांकि उसकी भौहें लगातार कसकर एक साथ बंधी हुई थीं।
मोहिनी की सुंदर भौहें थोड़ी एक साथ बंधी थीं। थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाया और खाई से भी चली गई। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।